बच्चे लास्ट टाइम हमने ये वेक्टर्स का इंट्रो किया था जिसके अंदर एक्सरसाइज 1 और सेकंड मतलब जो भी हमारे पास एक्सरसाइज है ये वाली इसके और मतलब 10.2 और 10.1 हमने कवर करी थी। तो 10.1 के किसी के डाउट्स नहीं है, 10.2 के एग्जाम्पल के नहीं है। अभी जो तुमने मुझे मार्क कराए हैं 10.2 के 8, 9, 11, 12, 13 और उसके बाद हमारे पास 18 और 19 ये डाउट्स हैं। इसके अलावा कोई डाउट नहीं है। एक एक करके स्टार्ट करते हैं। हाँ जी 14 भी है, ठीक है, मार्क किया हुआ। एक एक करके शुरू करते हैं बच्चे। पहले 8th क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखो 8th क्वेश्चन के अंदर हमारे पास क्या है, यहाँ पे फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन पी क्यू वेयर पी एंड क्यू आर द पॉइंट्स 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब एक बात बताओ बच्चे, यहाँ पे हमारे पास अगर 1, 2, 3 और 4, 5, 6 पॉइंट गिवन है और मुझे एक ऐसा यूनिट वेक्टर निकालना जो पी क्यू की डायरेक्शन में है, तो पी के कोऑर्डिनेट्स का मतलब क्या हुआ? अगर मैं वेक्टर ओपी बनाऊं तो क्या बनेगा? आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। हाँ जी, किसी को दिक्कत? यही बनेगा। और अगर मैं ओ क्यू बनाऊं, ओ क्यू का मतलब समझ में आ रहा है ना, मैं ओरिजिन से दोनों पॉइंट्स को बना रहा हूं। तो हमारे पास ओ क्यू कितना बनेगा? 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप। बिल्कुल ठीक है। अगर मुझे पी क्यू निकालना है तो पी क्यू का मतलब क्या हुआ? ओ क्यू माइनस ओपी, है ना। पी क्यू हमारे पास क्या निकलेगा? दोनों को माइनस कर देते हैं। करो एक बार माइनस करना, जरा कितना निकल रहा है? जो हमारे पास पी क्यू वैक्टर निकलेगा ओ क्यू माइनस ओपी करो। ये बात समझ में आई है ना तुम्हें? किसी बच्चे को इसमें परेशानी तो नहीं है कि हम किस तरीके से कर रहे हैं ये? जब मैं अगर मान लो मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंगली तुम्हें यहां बना के दिखा रहा हूं। यहाँ क्या है, एक हमारे पास यहाँ वेक्टर था, एक हमारे पास यहाँ वेक्टर था, एक वेक्टर हमारे पास पॉइंट P है, एक Q है। तो अगर मुझे ये वेक्टर निकालना है PQ तो ये कैसे निकलेगा? OQ माइनस OP से निकलेगा कि नहीं? वही कर रहा हूं मैं। और अगर मुझे यूनिट वेक्टर चाहिए उसकी सेम डायरेक्शन में, तो PQ का जो यूनिट वेक्टर होगा वो हम निकाल देते हैं। अब PQ कैसे निकला? OQ माइनस OQ माइनस OP निकालना बच्चे। माइनस करो जरा। 4 माइनस 1 इज 3i कैप, 5 माइनस 2 इज 3j कैप एंड 6 माइनस 3 इज 3k कैप। निकला कि नहीं है? ये निकल गया। तो मेरे पास जो अब अपनी PQ की वैल्यू निकली है, PQ हमारा कितना निकल गया? 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप। ये आ गया कि नहीं? अब ये जो हमारे पास वेक्टर आया बच्चे, इसका क्या निकाल लेते हैं? मॉड निकाल लेते हैं। मैग्नीट्यूड निकालना जरा, कितना निकल रहा है? स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर विच इज 3 रूट 3। अब मुझे अगर यूनिट वेक्टर निकालना है तो यूनिट वेक्टर क्या होता है? वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। ऐसे ही रहेगा बच्चा, है ना। तो जब मैं वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करूंगा तो कैसे निकलेगा? 3 अगर मैं कॉमन ले लेता हूं, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप डिवाइडेड बाय 3 रूट 3, ये कैंसिल आउट हो गया। तो ये 1 बाय रूट 3 टाइम्स आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप आ गया। यही हमारे पास यूनिट वेक्टर है। क्लियर आंसर? किसी को दिक्कत? डन है। चलो इसके बाद, चलो 9th नहीं कराना, तो 11th क्वेश्चन, शो दैट दिस वेक्टर 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप एंड माइनस 4i कैप प्लस 6j कैप माइनस 8k कैप आर कोलिनियर। कोलिनियर कब होते हैं बच्चा? टू वेक्टर्स आर सेड टू बी कोलिनियर इफ दे आर पैरेलल और एंटी पैरेलल, है ना। पैरेलल मतलब पैरेलल ही काउंट करते हैं। एंटी पैरेलल क्या मतलब? पैरेलल कब होते हैं? जिस टाइम पे उनके बीच में या तो 180 डिग्री का एंगल होगा या 0 डिग्री का एंगल होगा। वेक्टर नेगेटिव होना जरूरी नहीं है, या तो दोनों के दोनों वेक्टर क्या होंगे? एक दूसरे के साथ सेम डायरेक्शन में होंगे या ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे, हैं तो फिर भी पैरेलल। ये दोनों वेक्टर्स पैरेलल ही हैं, या तो वो 180 डिग्री पे इंक्लाइंड हो या 0 डिग्री पे इंक्लाइंड हो, दोनों केसेस में वो पैरेलल रहेंगे। अगर मेरे पास दो वेक्टर्स हैं जो एक दूसरे के साथ पैरेलल हैं तो मैं a इज इक्वल टू लेमडा टाइम b से रिप्रेजेंट कर सकता हूं उसे, क्योंकि डायरेक्शन दोनों की सेम है, बस वो लेमडा का क्या फर्क है, जो हमारा रेशियो होगा। अब वही अगर मुझे दो वेक्टर्स को ये प्रूव करना है कि वो कोलिनियर है तो मैं कैसे करूंगा? इन वेक्टर्स में ये अगर मेरे पास वेक्टर a है, ये वेक्टर अपने पास b है, तो जरा देखना a इज इक्वल टू लेमडा भी लिख सकता हूं मैं? लिख सकता हूं कि नहीं? b वेक्टर को अगर मैं इसमें से 2 कॉमन ले लेता हूं, -2 कॉमन ले लेता हूं, तो अंदर क्या बचा? 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। बना कि नहीं? है ना। ये वैल्यूज बन गई। और ध्यान से देखो ये बिल्कुल सेम है,
तो बी वेक्टर इज -2 टाइम्स ए, बी वेक्टर इज -2 टाइम्स ए वेक्टर, और यहां से हमारे पास क्या होगा, कोलिनियर प्रूव हो गया, सॉर्टेड है, किसी को दिक्कत, ठीक है ना बच्चा। जिस टाइम पे इस तरीके से ना हम कर सकते हैं, कोई एंगल होगा, कोई रेशियो अगर ना आ रहा हो ऐसा, लेमडा डेसिमल्स में आ सकता है, फ्रैक्शन में आ सकता है, कोई इशू नहीं है, लेकिन ये वैल्यू सिमिलर रहनी चाहिए, क्लियर बात है ये। नेक्स्ट है 13th क्वेश्चन, 12th क्वेश्चन, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर i + 2j + 3k कैप। यहां पे हमें क्या निकालना बच्चा, क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, 12th क्वेश्चन, i कैप प्लस क्वेश्चन क्या है हमारे पास, डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं बच्चा, i कैप + 2j कैप + 3k कैप। अब एक बात बताओ बच्चे, डायरेक्शन कोसाइंस का फॉर्मूला क्या था, याद करो, कॉस अल्फा का फॉर्मूला क्या था, x/r, है ना, कॉस बीटा क्या था, y/r, और कॉस गामा z/r, है ना, यही था। अब r क्या था, मैग्नीट्यूड, स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, यही निकलेगा। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो r कितना निकल रहा है, कितना निकल रहा है, √14, और x y z क्या है, x की वैल्यू क्या है, cos अल्फा इज इक्वल टू x क्या है बच्चा, i का कोऑर्डिनेट, मतलब जो i है उसका कोफिशिएंट, x एक्सिस के अलॉन्ग जो कोऑर्डिनेट रहेगा, तो 1/√14, cos बीटा क्या निकलेगा, 2/√14, और cos गामा निकलेगा 3/√14। किसी को दिक्कत, ठीक बात है बच्चे। इसके बाद हमारे पास आता है 13th के बाद 14th क्वेश्चन, अच्छा 13 सॉरी 12th क्वेश्चन किया, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर जॉइनिंग द पॉइंट ए एंड बी। हमें इसके डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं। तो देखो बेटा, अगर हमें दो वेक्टर्स गिवन हैं, इन दोनों को ज्वाइन करने वाले वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं, तो एक बात देखो, इन दोनों वेक्टर्स को ज्वाइन करने वाला वेक्टर्स निकलेगा कैसे। अभी हमने वो पी और क्यू वाली बात करी थी, ओपी और पी क्यू वाली, याद है, हमने अभी क्या किया था, अगर मेरे पास ये पॉइंट है तो मैं पहले ओ ए और ओ बी निकाल लूं, ओ ए और ओ बी अगर निकालूंगा तो मेरे पास वेक्टर फ्रॉम ए टू बी कैसे निकलेगा, ओ बी माइनस ओ ए निकलेगा कि नहीं, अब करके दिखाता हूं। अभी ये बात समझ रहे हो मैं बात क्या कर रहा हूं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13th में हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स गिवन है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर जॉइनिंग द पॉइंट ए, हमारे पास गिवन है बच्चा 1 2 -3, और बी के हमारे पास कोऑर्डिनेट्स गिवन है -1 -2 और 1, और डायरेक्शन कहां से है, ए टू बी, ये क्वेश्चन में गिवन था। अब अगर मेरे को ए बी निकालना है तो मैं पहले क्या निकालूं, ओ ए वेक्टर अगर मैं बना लेता हूं पोजीशन वेक्टर के हिसाब से, क्या बना, i कैप + 2j कैप -3k कैप, और ओ बी वेक्टर क्या बनेगा, -i कैप -2j कैप +k कैप। अब जो ए बी वेक्टर बनेगा फ्रॉम ए टू बी, वो क्या बनेगा, ओ बी माइनस ओ ए, ठीक है ना, माइनस करो, -i कैप -2j कैप +k कैप -i कैप +2j कैप -3k कैप। सॉल्व करना बच्चा, कितना निकल रहा है, -2i, और ये कितना निकल गया, -4j +4k कैप, ये आ गया अपने पास। अब हमें निकालना क्या था क्वेश्चन के अंदर, इन्होंने बोला है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस। अब हमारे पास ए बी वेक्टर अगर मिल गया है तो पहले उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, क्योंकि डायरेक्शन कोसाइन के लिए मुझे मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ेगी। उसका नाम जो हम आर रख लेते हैं, क्या निकलेगा, स्क्वायर रूट ऑफ -2 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ऐसा ही कितना आया बच्चा, 36 टोटल बन रहा है ये, तो हमारे पास इसका आ गया 6। तो कॉस अल्फा क्या निकलेगा, एक जो हमारे पास i का कोऑर्डिनेट है, ये i का कोफिशिएंट है, i का कोफिशिएंट क्या, -2, तो हमारे पास कॉस अल्फा क्या निकलेगा बच्चा, -2 / 6,
कॉस बीटा क्या निकलेगा, जो हमारे पास जे का कोफिशिएंट है -4 डिवाइडेड बाय 6, और कॉस गामा कितना निकलेगा 4 डिवाइडेड बाय 6। सॉल्व कर लोगे इसे, क्लियर है, किसी को दिक्कत है इसमें? फिर है बच्चे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14। शो दैट द वेक्टर I plus j plus k is equally inclined to the axis OX, OY and OZ। क्या बोला है बच्चे इसमें? 14th क्वेश्चन में बोला है कि I plus j plus k जो है वो इक्वली इंक्लाइंड है OX, OY और OZ पे। इक्वली इंक्लाइंड होने का मतलब क्या हुआ? अल्फा बीटा गामा सेम होने चाहिए, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा की वैल्यू सेम होनी चाहिए। अब हमारे पास वेक्टर क्या गिवन है? आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। तो अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालता हूं, मैग्नीट्यूड क्या निकलेगा? स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 3, है कि नहीं? अब एक बात बताओ जरा, कॉस अल्फा क्या निकलेगा? कॉस अल्फा क्या निकलेगा? आई का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे? 1, तो 1/√3। और कॉस बीटा क्या निकलेगा? सेम 1/√3, और सेम गामा निकल रहा है। तो यहां से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि अल्फा बीटा और गामा तीनों क्या है? इक्वल है। और अगर तीनों इक्वल हैं इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो वेक्टर है वो इक्वली इंक्लाइंड है। प्रूव हो गया। क्लियर है ये? ठीक है। इसके बाद वाला क्वेश्चन कौन सा है बच्चे हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 18। इन अ ट्रायंगल एबीसी विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। देखो इस ट्रायंगल के अंदर हमारे पास कौन सा ट्रू नहीं है? ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 0। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल्स टू 0। क्या ये ट्रू है? कैसे पता चलेगा? मुझे एक चीज पता है, अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं तो ये जो ट्रायंगल के अंदर जो दो साइड्स हैं ये सेम ऑर्डर में है और एसी ऑपोजिट ऑर्डर में है। तो जो ए बी प्लस बी सी है वो ए सी के इक्वल होना चाहिए था कि नहीं? है ना? जो वेक्टर्स का सम है वो इसी तरीके से होता है, दो साइड्स अगर सेम ऑर्डर में है तो जो थर्ड साइड ऑपोजिट ऑर्डर में है वो इनके सम के इक्वल आता है। तो अगर मैं इस AC को इस साइड ले आता हूं तो यहां तो माइनस आ रहा है, हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट में गिवन है वहां तो प्लस लिखा है ना? लेकिन अब एक बात देखो, क्या ये AC लिखा है? ये तो CA लिखा है। तो AC को अगर मैं CA लिखना चाहता हूं तो माइनस लिखूंगा कि नहीं? बात समझ में आ रही है? तो जब मैं यहाँ पे AC को अगर मैं CA लिखना चाहता हूं तो मैं यहाँ पे माइनस ऑफ CA लिखूंगा। अगर तो माइनस ऑफ CA लिखने से ये AB प्लस BC प्लस CA इज इक्वल टू 0 आया कि नहीं? पहले वाला तो ठीक है बिल्कुल। बात समझ में आई है? तो रैंडम देखते ही जज मत कर लेना। फिर है AB प्लस BC माइनस AC इज इक्वल टू 0, ये भी ट्रू है, ये हमने अभी निकाला था, है ना? AB प्लस BC माइनस AC जो निकला था हमारा, AB प्लस BC माइनस AC इज इक्वल टू 0 वेक्टर, क्या ये ट्रू है? AB प्लस BC माइनस AC, ये तो दोनों सेम ही है ना? ध्यान से देखो दोनों पार्ट सेम है, कुछ डिफरेंस तो नहीं है इसमें, दोनों के दोनों सेम है, तो ये भी ट्रू है ही। अब AB माइनस CB प्लस CA इज इक्वल टू 0, इस वाले को चेक करते हैं क्या ये गलत है? ये कैसे देखें? AB माइनस CB प्लस CA, देखो AB प्लस BC इज इक्वल टू AC। अब मैं BC को माइनस CB लिख सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। AC को इधर लाऊंगा तो ये आंसर देखना बच्चे इसका, AB जो ऑप्शन गलत है वो बताना है ना। पर हमारे कहाँ पे? यहाँ पे हाँ, इस ये और ऊपर वाला ऑप्शन दोनों सेम गिवन है, इसमें कुछ गड़बड़ है बच्चे। इनमें से इस क्वेश्चन के अंदर किसी और बुक के अंदर देखना, कोई और एडिशन हो उसके अंदर दिखेगा ये मिसप्रिंट है, NCERT के अंदर सेम है बिल्कुल। AB प्लस BC माइनस AC, AB प्लस BC माइनस AC इज इक्वल टू 0। नहीं, फिर इसके अंदर कुछ गड़बड़ है, क्वेश्चन में गड़बड़ है बच्चा, मिसप्रिंट होगा पक्का। C के अंदर कुछ और होना चाहिए, यहाँ पे प्लस होना चाहिए, माइनस होना चाहिए, कुछ यहाँ पे प्लस हो जाना चाहिए, मतलब कुछ डिफरेंट होना चाहिए तभी ये होगा। क्योंकि थर्ड वाला हमें दिख रहा है सीधा सीधा ठीक है, AB माइनस CB, है ना? फोर्थ वाला जो पार्ट हम करके देख रहे हैं अभी, AB माइनस CB, और मैं AC को अगर उल्टा करके लिखूंगा, मतलब डायरेक्शन चेंज कर दूंगा, तो वो प्लस CA बन जाएगा।
बना कि नहीं? ये भी ठीक है और ये दोनों ठीक थे, मतलब दोनों सेम है, तो ऑब्वियस सी बात है कोई एक गलत कैसे हो सकता है? तो यहां पर कुछ मिसप्रिंट है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट देखो 19th क्वेश्चन बचा। इफ ए एंड बी आर टू कोलिनियर वेक्टर देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट? ए और बी दो कोलिनियर वेक्टर है। कोलिनियर वेक्टर का मतलब क्या हुआ? बी इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स ए, बिल्कुल ठीक है, ये तो कोलिनियर का लॉजिक ही है। ए इज इक्वल टू प्लस माइनस बी, क्या ये हमेशा के लिए ट्रू रहेगा? ये जरूरी नहीं है, हो सकता है ये लेमडा की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा ना, ये तो कि प्लस माइनस होगा, किस रेशियो में होगा, यहाँ कोई तो वैल्यू होनी चाहिए, तो ये तो ट्रू नहीं होना चाहिए, है ना। देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट? पहली बात तो ये बी वाला इनकरेक्ट है। फिर द रिस्पेक्टिव कंपोनेंट ऑफ ए एंड बी आर नॉट प्रोपोर्शनल, ये कैसे हो सकता है? अगर दो कोलिनियर वेक्टर हैं तो a1 बाय b1 मस्ट बी इक्वल्स टू a2 बाय b2 एंड मस्ट बी इक्वल्स टू c2 बाय, है ना, यही होगा a3 बाय b3। ये समझ में आई है? a1 बाय b1, a2 बाय b2 और a3 बाय b3 तीनों इक्वल होने चाहिए कि नहीं? तभी तो हमारा लेमडा इक्वल आता है सबके। और तो वहां से हम ये कैसे बात कर सकते हैं कि इररिस्पेक्टिव ऑफ कंपोनेंट ए एंड बी आर नॉट प्रोपोर्शनल? ये तो प्रोपोर्शनल रहने चाहिए हमेशा, कोलिनियर है तो होने चाहिए, तो ये वाला भी हमारा गलत होना चाहिए। बोथ द वेक्टर ए एंड बी हैव सेम डायरेक्शन बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड, क्या सेम डायरेक्शन होनी भी जरूरी है? अपोजिट डायरेक्शन भी तो हो ही सकती है, तो ये वाला भी ट्रू नहीं है, मतलब ऑलवेज ट्रू वाला केस तो नहीं है ये। आंसर देखना बच्चे, बी सी डी ठीक है ये, तो हमारे पास ये तीनों गलत है। डन है, इसी के साथ हमारी पूरी एक्सरसाइज बच्चे खत्म हो जाती है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज का इंट्रो देखते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमारे पास क्या है बच्चा? जब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उसके अंदर आता है बच्चे मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर देखो कैसे होता है। हमारे पास जब हम वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हम नॉर्मल मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, हमारे पास क्या होता है, वेक्टर्स को दो तरीके से एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करते होते हैं। क्या क्या मेथड्स हैं? पहला होता है बेटा डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, और दूसरा कौन सा होता है? क्रॉस प्रोडक्ट। जो डॉट प्रोडक्ट होता है इसका दूसरा नाम कौन सा होता है बच्चे? स्केलर प्रोडक्ट। और जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है इसका दूसरा नाम क्या है? वेक्टर प्रोडक्ट। अब ये स्केलर प्रोडक्ट क्यों है? क्योंकि डॉट प्रोडक्ट का जो रिजल्ट भी आएगा, जो फाइनल आंसर आएगा, वो हमेशा क्या आएगा? स्केलर क्वांटिटी आएगा, जबकि जो हमारा क्रॉस प्रोडक्ट है उसका फाइनल रिजल्ट क्या आएगा? हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी आता है। क्लियर है? उसी बेसिस पे हमने डॉट और क्रॉस में इसको डिस्टिंग्विश किया हुआ। अब होता क्या है देखो, डॉट प्रोडक्ट का लॉजिक क्या है? अगर हमारे पास हम डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे हैं वेक्टर का, अगर एक वेक्टर गिवन है ए, एक वेक्टर गिवन है बी, तो डॉट प्रोडक्ट के लिए सबसे पहली रिप्रेजेंटेशन तो यही है कि बीच में डॉट लगाएंगे। क्रॉस प्रोडक्ट अगर मेरे को निकालना होता तो मैं उनके बीच में क्या लगाता? क्रॉस। अब फॉर्मूला क्या खुलता है ए डॉट बी का? मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। जैसे अगर मान लो ए वेक्टर इधर जा रहा था, बी वेक्टर इधर था, तो इन दोनों के बीच में जो ये एंगल है ये क्या है? थीटा। क्लियर है? तो हमारे पास डॉट प्रोडक्ट क्या खुला? ए बी कॉस थीटा। अगर यहीं पे मैं क्रॉस खोलता तो क्या खुलता? ए बी साइन थीटा टाइम्स एन कैप। अब ये जो एन कैप है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है? कि इसकी डायरेक्शन भी होगी, इसीलिए अगर डायरेक्शन भी होगी तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो वेक्टर क्वांटिटी आएगा कि नहीं? जबकि क्रॉस प्रोडक्ट में कोई डायरेक्शन नहीं है, तो ये सीधी सीधी सी क्या आएगी? स्केलर वैल्यू आएगी अपने पास। क्लियर है ये? तो डॉट प्रोडक्ट का ये वाला लॉजिक समझ में आया। अब अगर मुझे डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो सीधा सीधा देखो, अगर मेरे पास एक वेक्टर गिवन है ए, इसकी वैल्यूज हैं a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, ये एक वेक्टर गिवन है मेरे पास। एक दूसरा वेक्टर जो है, जो b वेक्टर है, ये गिवन है b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। ये दो वेक्टर्स मेरे पास गिवन है और मुझे इनका डॉट प्रोडक्ट निकालना है। इनके बीच में मुझे एंगल नहीं पता है। अगर मुझे डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो ये साथ में लिखना बच्चे, डॉट प्रोडक्ट का सीधा सीधा रूल क्या होता है? अगर i डॉट i होगा तो ही 1 होगा, अगर इसके अलावा किसी और से मल्टीप्लाई होता है, मतलब ये सिर्फ सेम डायरेक्शंस का डॉट प्रोडक्ट जो आएगा वो ही हमेशा रिजल्ट निकालेगा। क्यों?
अगर इसके ऊपर भी ध्यान दो, ए बी कॉस थीटा, आई इंटू आई कॉस जीरो, कॉस जीरो क्या होता है 1, लेकिन आई जे कॉस 90 बनेगा, कॉस 90 तो जीरो होता है। तो कभी भी अगर एक कोऑर्डिनेट दूसरे उसके साथ मल्टीप्लाई होगा, मतलब डॉट प्रोडक्ट में आएगा, तो आंसर जीरो आएगा। तो सिर्फ आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के ही वैल्यू 1 होगा, उसके अलावा आई डॉट जे आ जाए, जे डॉट के आ जाए, कुछ भी मतलब अगर डिफरेंट के साथ होगा तो वो हमेशा आंसर क्या आने वाला है, जीरो। क्लियर है? तो सीधा सीधा अगर मुझे ए डॉट भी निकालना है यहां पे, तो क्या करो, हमें पता है सिर्फ आई वाला आई से ही मल्टीप्लाई होगा तो ही वैल्यू आएगी, बाकी में तो जीरो ही है। तो आई वाले को आई से मल्टीप्लाई करो, a1 b1 प्लस जे वाले को जे से a2 b2 प्लस और के वाले को के से a3 b3। ये सीधा आंसर आ जाता है ए डॉट बी का। किसी बच्चे को इसमें परेशानी है? सीधा सीधा मल्टीप्लाई करना, रिजल्ट आ जाएगा। अगर मैं एक क्वेश्चन बना लेता हूं ऐसे ही, ए वेक्टर 2y कैप प्लस जे कैप माइनस 4k कैप, ऐसे ही वेक्टर बना लिया। एक वेक्टर बना लेते हैं 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, कुछ भी ऐसे ही बना लिया। अगर मुझे डॉट प्रोडक्ट निकालना है ध्रुव बच्चा, कैसे निकलेगा? आई वाला ऐसे 2 3 6 प्लस 1 इंटू 2 2 माइनस 4 इंटू 3 माइनस 12, कितना आंसर आ गया? -4 है ना? किसी को दिक्कत है इसमें? तो सीधा सीधा इस तरीके से हमारे पास डॉट प्रोडक्ट आ जाता है। अब अगर मैं तुम्हें ये कहूं कि ए और बी वेक्टर जो हमारे पास ये गिवन थे, ए और बी के बीच में एंगल फाइंड करना है, फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, तो यहां पर डॉट प्रोडक्ट कैसे यूज करेंगे? अगर मुझे एंगल निकालना है तो cos थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए बी। लिख सकता हूं कि नहीं? ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी बाई ए बी हो गया कि नहीं? किसी को दिक्कत? तो एक बात देखो, ए डॉट बी की वैल्यू मैंने -4 ऑलरेडी निकाल रखी है, तो मॉड ऑफ ए निकाल लो पहले। मॉड ऑफ ए कितना निकलेगा? 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, कितना निकल रहा है बच्चे? निकालना जरा, 16 4 20 और 1 21, ऐसा ही निकल रहा है। और मॉड ऑफ बी कितना निकल रहा है? 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, कितना आ रहा है? 9 9 18 और 4 22, ऐसा। तो cos थीटा कितना निकलेगा? cos थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी विच इज -4 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 21 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 22, या थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ -4 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 21 टाइम्स 22। निकाल सकता हूं ऐसे। तो इस तरीके से हम एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स फाइंड कर सकते हैं। किसी को दिक्कत है इसमें? क्लियर है बच्चा? ये इसी के साथ हमारा डॉट प्रोडक्ट वाला कंसेप्ट खत्म होता है, लेकिन इसमें एक दो चीज और देखते हैं बच्चा। पहला तो ये कि जो डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज हैं उन पे ध्यान देना थोड़ा। जब मैं डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज की बात कर रहा हूं तो प्रॉपर्टी कैसे, जैसे कि अगर ए डॉट बी है तो वो बी डॉट ए के भी इक्वल रहेगा। ए डॉट बी और बी डॉट ए इक्वल रहेंगे, पहली बात। दूसरा, ए डॉट बी प्लस सी अगर ऐसे गिवन है तो इसको मैं क्या कर सकता हूं, ओपन कर सकता हूं डायरेक्टली ब्रैकेट को, ए बी प्लस ए सी में लिख सकता हूं। क्लियर है? लिख लो बच्चे साथ में। ये मैं इसको कैसे लिख सकता हूं? ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। ठीक बात है। अब इसके बाद हमारे पास एक टॉपिक आता है बच्चा, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी, देखना जरा स्क्रीन पे ध्यान दो बच्चा। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी में हमारे पास क्या रहेगा? ए डॉट बी कैप। इसको साथ में लिखते चलना। ये क्या है प्रोजेक्शन के लिए? ए डॉट बी कैप। ए डॉट बी कैप का मतलब क्या हुआ? वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड, तो कितना हुआ? ए डॉट बी वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड। तो ये ए डॉट बी बाय मॉड आ गया कि नहीं? है ना, सीधा सीधा ए डॉट बी बाय मॉड। ये कब है? जब प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी है।
अगर b ऑन a होता तो ऊपर a डॉट b आता, लेकिन नीचे मॉड ऑफ a आ जाता। जैसे अगर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर b ऑन a आ जाएगा तो a डॉट b डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ a हो जाएगा। क्लियर है ये? किसी को दिक्कत तो नहीं है बच्चे इसमें? ए वेक्टर है हमारे पास a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप। तो अगर मुझे cos अल्फा निकालना है, अब देखो एक सोच के देखो, cos अल्फा होता क्या है? cos अल्फा होता है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ऑन एक्स एक्सिस, यही होता है। अगर cos अल्फा की मैं बात कर रहा हूं तो प्रोजेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन एक्स एक्सिस की बात करें तो अल्फा उसके रिस्पेक्ट में निकलेगा। cos बीटा प्रोजेक्शन ऑफ सेम वेक्टर ऑन वाई एक्सिस निकलेगा। तो हमारे पास cos अल्फा क्या निकलेगा? a डॉट आई कैप डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए। हुआ कि नहीं है? प्रोजेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस ऑन ए भी निकाल दिया हमने, प्रोजेक्शन ऑफ वाई एक्सिस ऑन ए निकाल दिया, प्रोजेक्शन ऑफ जेड एक्सिस ऑन ए निकाल दिया। उनके बीच में एंगल आ गया कि नहीं? cos अल्फा इज इक्वल टू a वेक्टर डॉट आई कैप बाय मॉड ऑफ ए, दैट इज वेक्टर बाय मॉड। ये कुछ अलग नहीं है, ध्यान से देखो, ये हम ऑलरेडी अभी भी यही कर रहे थे ऊपर, जो अभी हमने पिछली एक्सरसाइज करी है। हर बार हमने क्या किया है? कोफिशिएंट ऑफ आई कैप डिवाइडेड बाय आर, कोफिशिएंट ऑफ जे कैप डिवाइडेड बाय आर, कोफिशिएंट ऑफ के कैप डिवाइडेड बाय आर। और यही जो हमारे पास ये हैं, ये इसी तरीके से थे कि नहीं? बस उसको लिखने का तरीका बदला है, वो प्रोजेक्शंस की टाइप में लिखा है। तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन एक्स एक्सिस निकालना होगा तो क्या है? एक तरह से cos अल्फा निकालना है। प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन वाई एक्सिस निकालना है तो cos बीटा, और ऐसे ही प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन जेड एक्सिस निकालना है तो cos गामा निकाल दिया। किसी को दिक्कत? अब आता है उसके बाद बचा क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? ए क्रॉस बी, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा टाइम्स एन कैप। एन कैप हमें अभी हमने बताया था कि वो क्या है? यूनिट वेक्टर है जो डायरेक्शन बताएगा। तो हमारे पास बचे क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर हमने अभी फॉर्मूला लिखा था, ए क्रॉस बी क्या रहेगा? देखो, ए क्रॉस बी का फॉर्मूला हमने क्या लिखा था? ए बी साइन थीटा एन कैप, जो कि एन कैप क्या रिप्रेजेंट कर रहा था? उसकी डायरेक्शन को। तो यहां से हमें क्लियर है कि वेक्टर क्वांटिटी निकलेगी। अब यहां ना एक रूल देखना, जो हमारे पास रूल है उसके अकॉर्डिंगली क्या होता है? आई कैप, जे कैप और के कैप हमने ऐसे लिख लिया, और इसके अंदर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कैसे? आई से जे, जे से के और के से आई। अब इसका मतलब क्या है? इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है कि अगर मैं आई और जे का क्रॉस प्रोडक्ट निकालता हूं बच्चा, आई क्रॉस जे, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? के की टर्म्स में। इसको समझने के लिए सोच के देखो, आई क्रॉस आई निकालूं, आई क्रॉस आई का मतलब क्या हुआ? आई अगर आई के साथ ही क्रॉस प्रोडक्ट में आएगा तो उनके बीच में एंगल आया 0, तो साइन 0 की वैल्यू तो 0 हो जाएगी। सिमिलरली जे क्रॉस जे के लिए 0 हो जाएगी, के क्रॉस के लिए 0 होगी। लेकिन आई और जे के बीच में या आई और के बीच में हर बार एंगल कितने का आएगा? 90 डिग्री का, और उसके लिए एक सर्टेन वैल्यू हमें मिल जाएगी। क्लियर है? तो हमारे पास आई क्रॉस जे किसके इक्वल आएगा बेटा? के इक्वल। जे क्रॉस के किसके इक्वल आएगा? जे क्रॉस के आया आई के इक्वल। हाँ जी, क्लियर है ये बात? और के क्रॉस आई किसके इक्वल आया? के क्रॉस आएगा जे के इक्वल। ये बात ठीक है? किसी को इश्यू इसमें? ठीक है ना बच्चे? अगर हमारे पास मैं इससे उल्टा चलूं, मैं बोल रहा हूं कि अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज चलूंगा तो एंटी क्लॉकवाइज में क्या आएगा? आई क्रॉस के इज इक्वल टू माइनस जे आ जाएगा। के क्रॉस जे इज इक्वल टू माइनस आएगा, और जे क्रॉस आई इज इक्वल टू माइनस के आ जाएगा। क्लियर है? तो क्लॉकवाइज चलेंगे तो पॉजिटिव आएगा, एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो नेगेटिव आ जाएगा। किसी को इसमें दिक्कत? ठीक है ना? अगर मुझे अब, जैसे हमने डॉट प्रोडक्ट में सीधा किया, आई वाले को आई से, जे वाले को जे से, के वाले को के से, उसी तरीके से अगर मुझे दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करके दिखाना है तो उनको मैं कैसे मल्टीप्लाई करूंगा बच्चा? हमारे पास अगर एक वेक्टर है तो इसको हम मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करेंगे। जैसे a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, ये ठीक है। ऐसे ही मेरे पास जो b वेक्टर आएगा वो b वेक्टर क्या आएगा?
B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप, मैंने ये दो वेक्टर्स मान लिए। अब हमें करना क्या, देखो A क्रॉस B अगर मुझे निकालना है तो इसको हम एक डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख देते हैं, I J और K। I के नीचे I के कोफिशिएंट्स A1 A2, J के नीचे J के कोफिशिएंट्स और उसके नीचे A1 A2, B1 B2, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, A1 मैंने गलत लिख दिया बच्चे, A1 B1 लिखना था, A2 B2 और A3 B3। ठीक है ना, सिंपल सिर्फ कोफिशिएंट्स लिखे हैं I J और K के। अब हमें करना क्या, जैसे नॉर्मल अपना डिटर्मिनेंट खुलता था, I को रखा, इस वाले पार्ट को छोड़ दिया, A2 B3, A2 A3 B2 B3, इसको सॉल्व कर लेंगे हम। फिर माइनस, पता है ना जब डिटर्मिनेंट खोलते हैं तो प्लस माइनस प्लस में खुलता है, तो माइनस जे कैप, इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ा तो A1 B1 A3 B3, सबको पता है बच्चे डिटर्मिनेंट कैसे खोलते हैं, प्लस के कैप A1 A2 B1 B2। किसी को इश्यू, क्लियर? ये समझ में आ गया बच्चे सबको? इसके बाद देखो, अगर A क्रॉस A आएगा तो 0, B क्रॉस B तो 0, C क्रॉस C तो 0, है ना। खुद से अगर कोई वेक्टर अपने आप से ही क्रॉस प्रोडक्ट करेगा तो उसके बीच में एंगल 0 डिग्री का रहेगा और साइन 0 0 रहता है। और अगर A क्रॉस B को मुझे B क्रॉस A लिखना है तो आगे क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन, क्योंकि A क्रॉस B का जो एंगल होगा B क्रॉस A में टोटली उसका उल्टा हो जाएगा, है ना, तो वो नेगेटिव साइन आ जाएगा। अब अगर हमारे पास एक ट्रायंगल गिवन है और मुझे उसका एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला है हाफ टाइम्स A क्रॉस B का मॉड। ये ध्यान रखना, यहां पे हम डॉट प्रोडक्ट से एरिया नहीं निकाल सकते, क्रॉस प्रोडक्ट से कैसे निकलेगा, A क्रॉस B, A हमारे पास एक साइड है और B क्या है, जो हमारी लॉन्गेस्ट साइड रहेगी। यहाँ पे A और B के बीच में क्या है, थीटा एंगल। ये हमेशा जरूरी नहीं है कि लॉन्गेस्ट साइड ही B होगी, मेन कहानी कि A और B के बीच में थीटा होना चाहिए। उन दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, उसका निकालेंगे मैग्नीट्यूड, 2 से करेंगे डिवाइड, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्लियर है? अगर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है या रेक्टेंगल निकालना है तो सीधा सीधा A क्रॉस B का मॉड। डन है? किसी बच्चे को इसमें दिक्कत? इसी के साथ हमारी जो थर्ड एक्सरसाइज है ये तुम्हारे लिए बच्चा ओपन हो जाती है। ठीक है, हर बच्चे को ये अटेम्प्ट करके रखनी है और साथ में फिर मिसलेनियस, फिर उसके डाउट्स के साथ मिलते हैं। हाँ जी, ये जिस टाइम पे बच्चा मैं इसको सॉल्व करूंगा, अगर मैं इस पूरे को सॉल्व करूं तो देखो I J और K की टर्म्स में आंसर आएगा कि नहीं, वो अपने आप एन कैप आ जाएगा। हाँ, वही डायरेक्शन निकले ना। अगर मैं मान लो इसकी वैल्यूज निकाल देता हूं, मान लो 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप निकला, तो I J K निकली नहीं साथ में। एन कैप सिर्फ यही रिप्रेजेंट करने के लिए है कि वहां पे I J और K होंगे, वो वेक्टर की टर्म्स में आंसर आएगा, कोई स्केलर वैल्यू नहीं निकलेगी। ठीक है।